नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की। आज का हमारा लेक्चर बहुत स्पेशल है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे छोटे बच्चे डॉक्टर से क्यों घबराते हैं। छोटे बच्चे डॉक्टर से इसलिए घबराते हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स। ओके, बच्चों को कैसे ना, डॉक्टर जैसे वो दुनिया में आते हैं हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो डॉक्टर तरह तरह के इंजेक्शन लगाते रहते हैं महीने 2 महीने में। इसकी वजह से छोटा बच्चा डॉक्टर को देख लेता है और समझ जाता है कि हाँ, ये व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप वाला इंसान ये आतंकवादी है। इसलिए कभी भी नोटिस करो, हमारे क्लिनिक में भी, मेरे क्लिनिक में भी जब भी छोटे बच्चे आते हैं मुझे देखते बार रोने लगते हैं। हाँ सर, आपको दाढ़ी है, दाढ़ी नहीं, चुप रहे। ओके राइट। सो छोटे बच्चे डॉक्टर से घबराते क्यों है? क्योंकि डॉक्टर्स उनको इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो इंजेक्शन उनको दिया जाता है ये होते हैं वैक्सीन, और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है। वैक्सीनेशन की एक कहानी है, एक सिंपल से स्टोरी से चालू करेंगे। वैक्सीन्स वर डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो महारथी था जिसने सबसे पहला वैक्सीन बनाया। कौन सी बीमारी के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। इसका कहानी कुछ ऐसा है, एक जमाना था जब है ना स्मॉल पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब कैसा है, एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है बेटा। ओके, शरीर पे छोटे छोटे दाने आते हैं, तेज बुखार आता है, बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है इसमें। अब एक जमाना ऐसा था जब लोगों को स्मॉल पॉक्स बहुत तेजी से हो रहा था। अभी कैसे लोगों को कोरोना बहुत तेजी से हो रहा है, राइट? सो स्मॉल पॉक्स बहुत तेजी से फैल रहा था। अब जहां बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा था, और स्मॉल पॉक्स एक नई बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और उसके वजह से लोगों की डेथ भी हो रही थी। एडवर्ड जेनर ने देखा कि कुछ लोगों को स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा है, तो उसका पूरा ध्यान उन कुछ लोगों की तरफ गया। उसने देखा कि वो सभी के सब लोग जिसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, मोस्टली वो औरतें हैं, और उनका काम है मिल्चिंग द एनिमल्स। दीज वर मिल्क मेड्स, और यू कैन से दीज वर डेयरी वुमेन। इनका काम क्या था? ये दूध निकालने का काम करती थी, गाय भैंसों का दूध निकालने का काम करती थी। फिर जब उसने ऑब्जर्व किया तो उन औरतों के हाथों पे और शरीर पे ना छोटे छोटे रैश थे। ओके, छोटे छोटे दाग थे, उनको ऑलरेडी एक खास किस्म का दाग था। तो उसने उनसे पूछा, भाई ये दाग तुमको कहां से लगा? तो उन्होंने बोला, अरे इस तरह का दाग तो गाय के दूध पे भी है, उनके मिल्क ग्लैंड्स पे भी है। फिर उसने रिसर्च किया और उसको पता चला कि इन औरतों को तो ऑलरेडी एक बीमारी है जिसको बोलते हैं काउ पॉक्स। कहानी सुन ध्यान से। ओके, सो उसको पता चला इन औरतों को ऑलरेडी काउ पॉक्स नाम की बीमारी है, जो इनको गाय का दूध निकालने की वजह से हुई है। तो एडवर्ड जेनर ने दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं काउपॉक्स का जंतु, काउपॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद स्मॉल पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक सकता है, उसको हरा सकता है। फिर उसने इस काउपॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्शन में भरना चालू किया और लोगों को इंजेक्ट करना शुरू किया। तो उनको दाग आ जाता था, उनको भी रैश आ जाता था काउपॉक्स का। फिर वो लोग जब स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स के बीच में रहते थे, सो स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन उनके शरीर में आ ही नहीं पा रहा था, उनको अफेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और इस तरह से एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार दिमाग लगाया कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हराना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही मदद लो। और फिर धीरे धीरे जाके उसने क्या किया ना, ये वैक्सीन में ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम करना चालू किया, वैक्सीन को डाइल्यूट करना चालू किया, ताकि वो जो रैश आता था वो रैश हल्का सा निकले। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी इतनी कम हो जाए कि पेशेंट को किसी भी तरह का दाग ना आवे। एट द सेम टाइम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी उतनी ज्यादा भी होनी चाहिए कि वो स्मॉल पॉक्स को भी रोक पावे। यानी एडवर्ड जेनर ने विश्व में सबसे पहला वैक्सीन बनाया फॉर स्मॉल पॉक्स, and it was made from the infection of cowpox। अब वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यही होता है बच्चों, जब भी डॉक्टर तुमको वैक्सीन लगाता है ना, इंजेक्शन लगाता है, सो उस इंजेक्शन के पानी के अंदर जिस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाया है, समझो डॉक्टर ने तुमको बोला ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन लगाया, डॉक्टर ने तुमको बोला पोलियो का वैक्सीन दिया है तुमको, सो उसके अंदर उसी बीमारी का, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का ही जो बैक्टीरिया है ना वो रहता है। सर ये डॉक्टर्स हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं तो फिर
हाँ, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर मरा हुआ रहता है या तो फिर कमजोर रहता है। सो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, समझो फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, फॉर एग्जांपल ना एक सिंपल इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं। अब ट्यूबरक्लोसिस समझो, एक बूढ़े को ट्यूबरक्लोसिस है, ओके, हम उससे बैक्टीरिया चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, चाचा खांसी करो, चाचा खांसी क्या हाँ, अब उसका खांसी में जो थूक निकला है ना, इसमें ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया। सर आपका हाथ गंदा हो गया, ग्लव्स पहना है मैंने, सर ग्लव्स किधर है, तो थूक भी किधर है, ध्यान दो ना, इमेजिनरी बोल रहा हूं ना, ओके, मेन पॉइंट पे ध्यान दे। सो अब इस थूक में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बेटा, यानी मैंने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट से ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया। अब इस बैक्टीरिया को मैं ले जाऊंगा लेबोरेटरी में और करूंगा क्या, आंख बंद टपली मारूंगा उसको। सर बैक्टीरिया को कैसे मारोगे, हाँ, हीट की मदद से, केमिकल की मदद से मैं उसको मारूंगा, उसको कमजोर कर दूंगा, फिर उसी बैक्टीरिया को लिक्विड में भर लूंगा और वो लिक्विड को इंजेक्शन में भर के पेशेंट को मारने लगूंगा। अब जब पेशेंट के शरीर में कमजोर बैक्टीरिया आता है या मरा हुआ बैक्टीरिया आता है तो पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। पेशेंट के शरीर में उसके इम्यूनिटी के जो WBC होते हैं ना, वो इस बैक्टीरिया को देखते हैं और समझ जाते हैं ये कमजोर है, तो इसको मार मार के लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। WBC अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाता है, यंग WBC को भी बुलाता है, बोलता है आओ बच्चों, तुम लोग टीवी पे जो WWF देखते थे ना, मैं हमेशा तुमको बोलता था डोंट ट्राई दिस एट होम, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, बट नाउ ट्राई दिस एट होम। ये जो कमजोर बैक्टीरिया आया है इसको मारो, मार मार के लड़ने की क्षमता सीख जाओ। तो छोटा छोटा बैक्टीरिया, छोटा छोटा WBC भी इस बैक्टीरिया को मारता है। अच्छा, मारता है इन द सेंस, अब थोड़ा बायोलॉजी सीखो, यानी उस कमजोर बैक्टीरिया का पूरा स्टडी कर लेता है कि हाँ, इसका सेल वॉल कौन से मटेरियल का बना है, इसका जेनेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल का बना है, ओके, इसके पास कौन से पॉइजन है, कौन से टॉक्सिन है, सब सीख लेता है। और फिर ये एंटीबॉडीज, जब से डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता है ना, तब से ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, ताकि फ्यूचर में बेटा अगर असली वाला बैक्टीरिया भी आ जाए ना, तो हमारे पास ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज है। और तब डॉक्टर तुमको बोलता है कि तुम इस बीमारी के खिलाफ इम्यून हो चुके हो, यानी इस बीमारी से लड़ने की क्षमता तुम्हारे शरीर में पैदा हो चुकी है। और ये क्यों मुमकिन हो पाया है, क्योंकि तुमको वैक्सीन दी गई, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं टीका। माथे पे लगाने वाला टीका नहीं रे, गांव की भाषा है। अवस्थी सर सीधा साधा इंसान है, गांव से ही आगे बढ़ा है, ओके। गांव की भाषा में हम लोग इसको टीकाकरण बोलते हैं, बच्चे का टीकाकरण यानी बच्चे का वैक्सीनेशन बेटा। तो आज के लेक्चर में सबसे पहली मेन बात यही है कि वैक्सीन जो है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन के अंदर या तो फिर कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या तो फिर मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। So it contains either weak or killed microorganism। अच्छा, कुछ कुछ वैक्सीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, उसके टॉक्सिन्स होते हैं, यानी उसके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और बॉडी उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। और कुछ कुछ वैक्सीन के अंदर सरफेस एंटीजन होता है। सरफेस एंटीजन यानी सरफेस प्रोटीन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कवरिंग के ऊपर किस तरह का खास प्रोटीन है। खाली वो छोटा सा टुकड़ा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर में आ जाएगा ना, हमारा बॉडी समझेगा कि हाँ, इसको कैसे छेदना है, इसको कैसे तोड़ना है, ताकि फिर असली का जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में आता है ना, तो हम लोग उसके सरफेस को छेद के, उसको तोड़ के उसको हरा पाते हैं। ये तो वही बात हो गई, अगर लड़ाई चल रही है और दुश्मन देश का कोई सैनिक कमजोर अवस्था में, या तो फिर मरा हुआ, या तो फिर उसकी बंदूक हमको मिल गई, या तो उसके कपड़े हमको मिल गए। अब कपड़े में से हम नक्शा निकाल सकते हैं कि हाँ, इनका क्या नक्शा है, कितनी बटालियन, कितने इनकी आर्मी कहां पर रखी है। तो सरफेस एंटीजन हमको प्लान का आइडिया दे सकता है। टॉक्सिन, उसकी बंदूक मिल गई तो पता चलेगा अच्छा, इनके पास इस तरह के हथियार है तो ये ऐसे अटैक करेंगे। और अगर वो कमजोर है तो उसको मार मार के हम पूछ सकते हैं भाई और क्या प्लान है तुम्हारा। बॉडी में भी सेम होता है बेटा, वैक्सीन इसी तरीके से काम करता है कि एक कमजोर या तो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या तो उसके टॉक्सिन को, या तो उसके सरफेस एंटीजन को शरीर में छोड़ दो, बाकी शरीर का जो WBC है, इम्यूनिटी, वो पूरा संभाल लेगा। इम्यूनिटी का चैप्टर पे अवस्थी सर ना बहुत डिटेल में तुझे समझाने वाला है। वो लेक्चर तू देखेगा ना, तू फैन हो जाएगा। किसका? अवस्थी सर का? नहीं नहीं नहीं, बायो का फैन हो जाएगा। मैं खुद बायो का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैं इसको बायो नहीं बायो बोलता हूं। ओके, अब वैक्सीन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं बेटा। वैक्सीन बनता किससे किससे है? ये बनता है बैक्टीरिया से। सो देयर आर बैक्टीरियल वैक्सीन्स,
देन देयर आर वायरल वैक्सीन, वायरस से भी बनता है बेटा। और ना एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है रिकेट्सिया। सो देयर आर रिकेट्सियल वैक्सीन्स आल्सो। अब वैक्सीन की मदद से हम लोगों ने कौन से दो बीमारी को ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया? स्मॉल पॉक्स को तो पूरा खत्म कर दिया, और दूसरा बीमारी कौन? पोलियो। सो ये दोनों कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं वैक्सीन की मदद से। याद रखना, नीट में एमसीक्यू आ सकता है बेटा। आगे, recombinant vaccines have potential to eradicate non-communicable diseases like cancer। नॉन कम्युनिकेबल, जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, छूने से नहीं फैलती है, ओके, जिसका एग्जांपल है कैंसर। अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की मदद से कैंसर के भी कई पेशेंट्स में हम लोग उनको आराम, उनको रिलीफ पहुंचा सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट और भी जबरदस्त है। कुछ वैक्सीन तो है ना प्लांट से बनता है बेटा, तो देयर आर सर्टेन प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट तो उससे भी जबरदस्त। देयर आर सर्टेन वैक्सीन्स कॉल्ड एज ओरल वैक्सीन्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज एडिबल वैक्सीन्स। अब क्या है ना, वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। छोटा बच्चा दुनिया में पहली बार आया है, नरम नरम उसका बॉडी है, एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट। अब उसको तुम सुई मारते हो, बुरा लगता है। बच्चा तुमको दुश्मन की नजर से देखता है, तू मुझे सुई मारा, मेरे को इतना दर्द दिया। अब सोचो ओरल वैक्सीन आ गया है, जैसे पोलियो वैक्सीन हम बोलते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें बॉडी को पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजेक्शन के माध्यम से इसको खिलाया पिलाया जा सकता है। क्योंकि ये खिलाया पिलाया जा सकता है, इसलिए इसको एडिबल वैक्सीन भी बोलते हैं। दीज वैक्सीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन। मुंह में डालते बराबर पिघल जाता है। अच्छा, एक एमसीक्यू अगर आएगा ना कि इस तरह की वैक्सीन कहां पर दिया जाता है, सो दीज वैक्सीन आर प्लेस्ड बिलो द टंग। जीभ के नीचे रखा जाता है, क्योंकि उसके नीचे ना हमारा ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, और वहां से ना चीजें, केमिकल्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। आने वाले एक लेक्चर में कभी ना कभी मैं तुझे सिखाऊंगा, हार्ट अटैक के पेशेंट को भी जब दवाई दी जाती है ना, तो जीभ के नीचे रखी जाती है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है ना, ओके, सो डेपिन नाम का है ना केमिकल आता है, डेपिन नाम का केमिकल जीभ के नीचे रखा जाता है, ओके, ताकि वो क्विकली एब्जॉर्ब होता है बेटा। ओके, सो इट इज प्लेस्ड बिलो द टंग। और इस तरह के वैक्सीन का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है फ्लू वैक्सीन, जिसमें बैसिलस का इन्वॉल्वमेंट होता है। फ्लू यानी क्या? छींक आती है, सिर दुखता है, बदन दर्द होता है, ओके, सर्दी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लू। अब फ्लू के खिलाफ भी बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई है बैसिलस की मदद से, और ये वैक्सीन को सुई के माध्यम से नहीं, उसको जीभ के नीचे रखा जाता है, उसको बोला जाता है मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक छोटा सा सेक्शन शायद आ सकता है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स के बारे में। अब ये जो वर्ड है ना, ये नया वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ लिख के रखा है ताकि हम लोग एक पॉइंट भी मिस ना करें बच्चों। रिकैल्सिट्रेंट का ओरिजिनल मीनिंग है नॉट टू कोऑपरेट, यानी कोऑपरेट नहीं करना। अब रिकैल्सिट्रेंट सीड्स क्या होते हैं? इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ओके, नमी, पानी है ना बहुत कम होता है बेटा। और अगर इसको मैंने फ्रीज किया ना, ओके, अगर इसको हम लोग फ्रीज करते हैं तो इसका सर्वाइवल इश्यूज आता है, यानी ये जिंदा नहीं रह पाएगा बेटा फिर। अब वो सारे प्लांट जो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स बनाते हैं, वो प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे करवाने का? क्योंकि उसके सीड्स में ऑलरेडी पानी की कमी है, और ये सीड्स को अगर मैं स्टोर करके रखूं ताकि जब मेरे को ये प्लांट चाहिए मैं जमीन में डालूंगा, तो स्टोर करने के टाइम जब मैं उसको फ्रीज करता हूं ना तो मर जाता है, उसके सर्वाइवल इश्यूज आते हैं। सो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स के मामले में द बेस्ट टेक्निक दैट वी कैन यूज इज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो बेटा, फॉर ऑल दोज प्लांट्स जो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स बनाते हैं, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी आबादी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होगा? टिश्यू कल्चर टेक्निक, याद रखना। और रिकैल्सिट्रेंट यानी कॉपरेट नहीं करना, ओके। अब टिश्यू कल्चर में कैसा है कि हम लोग है ना प्लांट का कोई टिप काट लेंगे जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो उसमें हमको सीड से कोई लेना देना ही नहीं है,
और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, फिर उसका कैलस बनता है, फिर उसके रूट्स बनते हैं, राइजोजेनेसिस, शूट बनता है, कोलोजेनेसिस, और फिर उसको हम लोग पॉट में ट्रांसफर कर देते हैं। टिश्यू कल्चर का अवस्थी सर ने सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है। ओके, सो यू कैन रिफर टू माय प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं ना, अभी समझो फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा होने वाला है और हमको मालूम है बच्चे के पास एक डिफेक्टिव जीन है, जिसके वजह से आने वाले टाइम में वो बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर होने की बीमारी के चांसेस हैं। या फिर समझो बच्चे के पास डिफेक्टिव जीन है जिसकी वजह से आगे चल के उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, समझो फॉर एग्जांपल। ओके, राइट। और उसके पास ऐसा कोई डिफेक्टिव जीन है जिसकी वजह से विजन प्रॉब्लम या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अब वो जीन को हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। सो थेरेपी यानी ट्रीटमेंट। जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जीन को या तो फिर रिप्लेस करते हैं या तो फिर उसको चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। ओके, सो ईदर वी रिप्लेस और वी ऑल्टर द जीन और वी सप्लीमेंट द डिफेक्टिव जीन। तो जो भी डिफेक्टिव जीन है या तो उसको निकाल दो, उसके बाद अच्छा जीन डाल दो, या तो फिर उसको चेंज करो, या तो फिर उसको सप्लीमेंट करो, ताकि वो जीन जो खराब इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने वाला है ना, तो सप्लीमेंट जीन के कांटेक्ट में आते ही वो खराब इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा बेटा। सो रिप्लेसिंग, ऑल्टरिंग और सप्लीमेंटिंग द डिफेक्टिव जीन इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। 5000 से ज्यादा, ये देखो ग्रेटर देना, 5000 से ज्यादा ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जो सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से होती हैं। अब ऐसी कौन सी बीमारी है जो सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से, यानी एक जीन अगर गड़बड़ा गया ना, बच्चा बीमारी के साथ पैदा होएगा और जिंदगी भर उस बीमारी के साथ जिएगा और मरेगा बेटा, बहुत ही दुख की बात है। सो सिंगल जीन डिफेक्ट में कौन सी बीमारियां आती हैं? सो इसमें फर्स्ट वी विल हैव इज हंटिंगटन्स कोरिया। ओके, सेकेंड दैट वी हैव इज हीमोफीलिया। ये बीमारी क्या है सिखाता हूं थोड़ी देर में, रुक जाता है। नेक्स्ट इज एलकेप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट इज अल्बिनिज्म। नेक्स्ट इज Tay-Sachs disease. Then comes thalassemia. Then last what we have is cystic fibrosis and sickle cell anemia. अब देख बहुत सारी बीमारियों का नाम आ गया, ये सब जेनेटिक बीमारी है। अब ना सर ये बीमारी का डिटेलिंग एक्सपेक्टेड है क्या? नहीं, शॉर्ट में फिर भी एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से हंटिंगटन्स कोरिया एक ऐसा जेनेटिक बीमारी है जिसमें बच्चे के कुछ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स में डिफेक्ट आता है, तो उस हिसाब से बच्चे के उठने बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ आता है, मूवमेंट के हिसाब से तकलीफ आता है बेटा, हंटिंगटन्स कोरिया। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जहां शरीर में जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है बेटा, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने की वजह से बच्चे को अगर थोड़ी भी खरोच आई ना तो हद से ज्यादा खून बह जाता है, हद से ज्यादा ब्लीडिंग होता है बेटा। सो दिस इज अ ब्लीडिंग डिजीज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। एलकेप्टोन्यूरिया इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जहां पे कुछ तरह के केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, खास करके होमोजेंटेसिक एसिड करके एक केमिकल है। हटा ये नाम, इतना चिंता मत कर तू, इतना याद रख कि कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है बॉडी में। एक और इसकी खास बात ये है, पेशेंट जब भी यूरिन पास करता है ना, वो यूरिन हवा के कांटेक्ट में आता है तो यूरिन काला पड़ जाता है। सो कुछ समय के बाद वो यूरिन को देखोगे तो डार्क कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा, दैट इज एलकेप्टोन्यूरिया। अल्बिनिज्म, नॉर्मल स्किन के पिगमेंट्स बनते ही नहीं है। अभी मेरा स्किन जैसे है सपोज ब्राउनिश कलर का है, सर काला है तुम, मैं काला नहीं है पहले बोल रहा हूँ, ओके, और काला बोलने का नहीं किसी को, गलत बात है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया वैसा एक्सेप्ट करने का। सो मेरा जो स्किन का कलर है, ओके, सो ये ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि मेलानिन नाम का पिगमेंट बनता है। अल्बिनिज्म में कैसा रहता है ना, स्किन पिगमेंट का इशू आता है और बच्चा एकदम ज्यादा फेयर होता है,
सर अच्छा है ना, गोरा रहेगा। अरे गोरा नहीं, ये बीमारी है, एकदम ज्यादा फेयर रहेगा, उसके बाल भी एकदम व्हाइट हो जाएंगे। ओके, और फिर जरा भी वो धूप में निकलता है ना, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है और उसको विजन में भी तकलीफ आता है, तो ऐसे आंख छोटी करके देखता है, दैट इज अल्बिनिज्म। टे सैच डिजीज, इसमें भी है ना कैसा होता है कि कुछ न्यूरॉन के सेल्स अफेक्ट होते हैं और जेनेटिक डिजीज है। थैलेसीमिया, बचपन से हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनता ही नहीं है, बार बार पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, थैलेसीमिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूकस बनाने वाले सेल्स में हद से ज्यादा म्यूकस बनने लगता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं बेटा इसमें। सिकल सेल एनीमिया, जीन के डिफेक्ट के वजह से जो आरबीसी गोल होना चाहिए वो आरबीसी सिकल शेप, आधा चांद के शेप का बनता है, और इसके हिसाब से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ये आधे आरबीसी अटक अटक के क्लॉट्स बना देते हैं और ब्लड फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है वो सारी बीमारियां जो हो रही हैं सिंगल जीन डिफेक्ट के कारण, याद रखना। आगे, अब अगर मुझे जीन थेरेपी करना है, मुझे पता है कि बच्चे को, आने वाले बच्चे को ये सब तरह तरह की बीमारी हो सकती है, तो गड़बड़ वाला जीन निकालो और जीन थेरेपी में उसको रिप्लेस करो अच्छे वाले जीन से। अब सवाल ये है कि अच्छा वाला जीन अंदर पहुंचाऊं कैसे? हमारे डे टू डे लाइफ में अब जैसे पिज्जा पहुंचाना रहता है तो डिलीवरी बॉय है, राइट, बराबर वो तुम्हारा खाने का सामान घर तक ले आता है, तो वैसे ही जीन को डिलीवर करने के लिए, जीन को पहुंचाने के लिए कौन से मेथड है? 3 मेन मेथड है, चौथा वाला थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, पहला मेथड है एक्स वीवो। एक्स वीवो मींस आउटसाइड द बॉडी। ओके, सेकेंड मेथड इज इन वीवो। इन वीवो मींस इनसाइड द बॉडी। अब एक्स वीवो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेल को शरीर के बाहर निकालते हैं, उसके न्यूक्लियस में जाते, उसके डीएनए में जाते, उसके डिफेक्टिव जीन में जाते, उसको निकालते और अच्छा जीन डालते। तो ये जो अच्छा जीन मैंने डाला वो शरीर के बाहर कर रहा हूं, सेल को बाहर निकाल के उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं और फिर उसको बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। इन वीवो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जीन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर पहुंचाते, कोई बॉडी का पार्ट या सेल बाहर नहीं निकालते, जीन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर पहुंचाते। सो द defective gene is replaced by good gene and that good gene is delivered directly inside the body, that is in vivo method. Next, कुछ व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स जैसे अब तुमको डिलीवरी करना है तो स्कूटर है, बाइक है, उसके मदद से तुम अपना सामान पहुंचा सकते हो, गाड़ी है, टेम्पो है। वैसे ही अच्छा वाला जीन को पहुंचाने के लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको वायरोसोम्स बोलते हैं। वायरोसोम्स आर नथिंग बट दे आर लाइपोसोम्स प्लस इनएक्टिवेटेड एचआईवी। ओके, ये याद रखना, लाइपोसोम्स प्लस इनएक्टिवेटेड एचआईवी इज वायरोसोम्स, जो व्हीकल का काम करता है, जो जीन डिलीवरी में मदद करता है। और लास्ट बहुत सारे बायोनिक चिप्स की मदद से। अब इसमें कैसा ना, ये भी काफी डिटेल है, इलेक्ट्रोपोरेशन करके एक मेथड होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग होल क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो मनचाहा जीन है उसको अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतना एक्स्ट्रा प्रोसीजर मत याद रख, खाली मेथड याद रखना कि these are the method by which the gene can be delivered inside the body. अब इसमें एक और एग्जांपल है पार्किंसंस डिसऑर्डर। ओके, और पार्किंसंस डिजीज जिसमें ना पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसा हाथ मिलाएगा। ओके, उसका हाथ पैर कांपता है, ये बहुत बेकार बीमारी है बेटा। ओके राइट, तो उसका है ना कभी भी हाथ देखे ना तो ऐसे ट्रेम्बल होते रहता है। ओके, तरह तरह के ट्रेमर्स आते हैं, कुछ कुछ पेशेंट को इस तरह के ट्रेमर्स आते हैं, चलने फिरने में उसको तकलीफ होता है बेटा। ओके, तरह तरह के ट्रेमर्स आते हैं, शिवरिंग जैसा, कपकपी होती है शरीर में बेटा। अब उसमें भी अच्छा जीन रिप्लेस करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ दीज मेथड्स बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी 2 तरह की हो सकती है, एक होता है जर्म सेल थेरेपी और दूसरा होता है सोमैटिक सेल थेरेपी। ओके, जर्म सेल थेरेपी में जो भी जीन में डिफेक्ट है वो जर्म सेल्स के अंदर है, तो अच्छा वाला जीन हम लोग जर्म सेल्स को मैनिपुलेट करेंगे। अब जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी क्या क्या, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सेल,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और इसके अलावा एम्ब्रियोनिक सेल्स। तो जो भी मैनिपुलेशन करना है वो जर्म सेल्स में करो। दिस थेरेपी इज नॉट एनकरेज्ड इन ह्यूमंस बिकॉज ऑफ एथिकल रीजंस, ओके, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेक्निकल एंड एथिकल रीजंस इंसानों में ये मेथड नहीं किया जाता। सोमैटिक सेल थेरेपी, यहाँ पे हम लोग सोमैटिक सेल्स में है ना चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, जहां सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स। तो कौन से सेल्स में हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे? बोन मैरो में, हेपेटिक सेल्स यानी लीवर का सेल्स, फिर पल्मोनरी यानी लंग्स, सो लंग्स के एपिथेलियल सेल्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, और एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इज द इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके बेटा। और ये सोमैटिक सेल थेरेपी बहुत सारी बीमारियों के लिए किया जाता है। अब ये कौन सी बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कैंसर, अभी इसको याद रखते जा बेटा, ओके। सेकेंड ये किया जाता है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट ये किया जाता है फॉर SCID। सर ये कौन सा बीमारी है? इसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट ये किया जाता है फॉर गॉशर्स डिजीज, बहुत भारी नाम है, देखते जा बेटा, ओके। अब र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसा है ना, जोड़ों में, जॉइंट्स में सूजन आता है बेटा, ओके। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें जो हमारा नेचुरल इम्यूनिटी है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, और पैदा होने के बाद अक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी कम हो जाता है बेटा, और प्रतिकार शक्ति कम होने की वजह से पेशेंट बार बार बीमार पड़ता है। गॉशर्स डिजीज में बहुत ज्यादा फैट्स जमा हो जाता है, खास करके लीवर और स्प्लीन के ऊपर, जिसके वजह से दोनों ऑर्गन का डैमेज होता है। एनीवे, आफ्टर गॉशर्स डिजीज वी विल रिमेंबर हाइपर कोलेस्टेरॉल एमिया, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हद से ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर कोलेस्टेरॉल एमिया। नेक्स्ट हीमोफीलिया, अभी बताया था, ब्लीडिंग डिजीज है, थोड़ा सा मार लगने पे पेशेंट को हद से ज्यादा ब्लीडिंग होता है। और दूसरा है फिनाइल कीटोन यूरिया, ओके। सो इसमें भी कैसा है ना कि कुछ एंजाइम्स की कमी होती है। फिनाइल कीटोन यूरिया पे आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर। सो एंजाइम्स की कमी होने की वजह से मेटाबॉलिज्म में, केमिकल कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है बेटा, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट वी हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस, अभी डिस्कस किया था यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटा। म्यूकस सेल्स में हद से ज्यादा म्यूकस बनता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी सिकल शेप हो जाएगा, ये वाला अभी डिस्कस किया बेटा, ओके। फिर एक ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कैसा है ना, मसल्स का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है बेटा, इसके हिसाब से मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है। फिर एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एक ऐसा डिजीज है जहां पे लंग्स में डैमेज होता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ओके। एम्फाइसीमा एंड लास्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है बेटा बराबर, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिया, ऑलराइट। सो दैट इज ऑल अबाउट वैक्सीन्स, जहां हमने वैक्सीन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में और बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा। बीमारी का एकदम डिटेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर डिटेलिंग चाहिए तो कैसे ना, मैं मेडिकल लेक्चर्स भी बनाने वाला हूँ बहुत सारे डिजीज और मेडिकल सब्जेक्ट्स को लेके, वो अलग ही होगा जो MBBS आयुर्वेदा होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होगा। नीट स्टूडेंट्स के लिए खाली बीमारी का नाम भी याद रखा, इट इज मोर देन इनफ, और जो बीमारी डिटेल में है उसके लेक्चर्स में सीरीज बाय सीरीज प्लेस करते जाऊंगा। सो टिल देन कीप रीडिंग and keep rocking. Thank you बच्चों।